हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस राठौड़। चैप्टर 46 एज यू विश माई लव। राजवीर के गुस्से और अर्पिता को अपने साथ ले जाने की जिद से सभी परेशान हो चुके थे। इधर यश सिर्फ और सिर्फ अर्पिता की वजह से अपने गुस्से पर काबू किए हुए बैठा था। लेकिन बबीता जब खुद के गुस्से को राजवीर पर फटने से रोक नहीं पाई तो उसने राजवीर को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। बबीता की ये हरकत देख वहां खड़ा हर कोई अवाक रह गया। अब आगे। बबीता रोते रोते फर्श पर बैठ गई। बबीता की बातों से राजवीर को यह एहसास हुआ कि वो अभी क्या बोलने जा रहा था। उसका ये गुस्सा, ये जिद, सब कुछ बेवजह ही था। बबीता की बातों का राजवीर पर ऐसा असर हुआ मानो जैसे वो अपनी किसी गहरी नींद से जागा हो। राजवीर ने यश और अर्पिता की तरफ देखकर उन्हें सॉरी बोला और अपने तेज कदम भरते हुए वो हॉस्पिटल से निकल गया। राजवीर के जाते ही आंचल और प्रिशा ने सहारा देकर बबीता को खड़ा किया। तो यश ने बबीता की तरफ देखकर पूछा, ये सब क्या था बबीता? बबीता जानती थी कि अब किसी भी बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं है। उसने अपने और राजवीर के रिश्ते की हकीकत सबको बतानी ही पड़ेगी। बबीता अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को साफ कर बोली, मुझे पता है आप सभी मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो। मुझे माफ करना भाभी साहब। राजवीर और मैं कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हालातों ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। बबीता का कन्फेशन सुन अर्पिता, आंचल, प्रिशा और यश हैरान होकर उसे देख रहे थे। तभी यश अपनी गहरी आवाज में बबीता से बोला, तो तुम्हारा मतलब राजवीर ही वो लड़का था जिससे तुम शादी करना चाहती थी? यश की बात पर बबीता ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। इधर अर्पिता और प्रिशा एक दूसरे की तरफ देख रही थी, जैसे कि वो जान गई थी कि आखिरकार क्या वजह है उनके भाई के इस रूखे स्वभाव की। वो वजह है उसका टूटा हुआ दिल। आंचल को इस वक्त अपनी बड़ी बहन के लिए बेहद बुरा लग रहा था। आखिर लगता भी क्यों ना, उसकी बहन ने भी कभी किसी से बेइंतहा प्यार किया था, लेकिन उसका वो प्यार अधूरा ही रह गया था। और ये बात आंचल बहुत अच्छे से जानती थी कि बबीता अवधेश के साथ कभी खुश नहीं थी। वो बस अपने घर परिवार की मान मर्यादा की वजह से अवधेश के साथ अपनी जिंदगी निभा रही थी, या फिर यूं कहे कि अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। यश ने बबीता के कंधों पर हाथ रख उसे बस इतना ही बोला, घर चलो और पुरानी बातों को भूल जाओ। यश ने अर्पिता का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ हॉस्पिटल से बाहर की तरफ ले जाने लगा। थोड़ी ही देर में अब सभी महल पहुंच चुके थे और अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा ही रहे थे कि तभी यश ने सबकी तरफ देखकर बोला, आज जो कुछ भी हुआ वो घर में किसी को पता ना चले। यश की बात पर सभी सहमत थे और फिर सभी अपने अपने रूम में सोने चले गए। यश और अर्पिता भी अपने रूम में आकर अब सो चुके थे। यश ने भी अर्पिता से कोई बात करना अभी सही नहीं समझा। इधर शौर्य बेचैन था आंचल को देखने के लिए, उससे बात करने के लिए, लेकिन यश की मौजूदगी में वो आंचल से बात नहीं कर पाया था। इसलिए उसने आंचल को मैसेज किया। आंचल इस वक्त अपने कमरे में बेड पर लेटे हुए सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। यह मैसेज शौर्य का था। मैसेज में लिखा था, मैं कल सुबह ताल की बावड़ी पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। शौर्य का मैसेज पढ़ आंचल परेशान हो गई। वो जानती थी कि अगर वो कल सुबह ताल पर शौर्य से मिलने गई तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि उसने शौर्य को माफ कर दिया है। लेकिन अंदर ही अंदर आंचल भी बेताब थी शौर्य से मिलने के लिए। इन्हीं सब बातों को सोचकर उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो उठी और अपने रूम में सिर दर्द की दवाई ढूंढने लगी। दवाई खाकर वो फिर अपने बेड पर लेट गई। अगली सुबह रायगढ़ महल। सुबह के 6 बजे के करीब चिड़ियों की चहचहाने की आवाज सुन अर्पिता नींद से जागी। अर्पिता बेड से उठकर बाहर बालकनी की तरफ आ गई। अर्पिता ने हल्के से बालकनी का बड़ा सा ग्लास का स्लाइड डोर साइड किया और अपने कदम बालकनी में रख दिए। चिड़िया अभी भी बालकनी में बैठी हुई चहचहा रही थी और वहीं अर्पिता उससे थोड़ी दूरी पर खड़े होकर उसे देख रही थी। थोड़ी ही देर में अर्पिता को एक और चिड़िया की दूर से चहकने की आवाज आई, जिसकी आवाज सुनते ही वो छोटी सी चिड़िया जो अभी बालकनी में बैठी हुई थी अपने छोटे छोटे पंख फैलाकर वहां से उड़ गई, जिसे देख अर्पिता खुले आसमान में उस नन्ही सी चिड़िया को
उड़ते हुए देखने लगी। अर्पिता ने जब अपनी नज़र खुले आसमान से हटा अपने सामने फैले प्रकृति की तरफ करी, तो उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, वाह! दूर तक फैला हुआ घना जंगल, सामने दिख रहे पठार, चारों तरफ फैली हुई हरियाली और उगते हुए सूरज की लालिमा जो पूरे आसमान में फैली हुई थी। ठंडी ठंडी हवाएं अर्पिता के चेहरे पर आते हुए उसे एक सुकून का एहसास करवा रही थी। शांत वातावरण जो किसी के भी मन को मोह ले। अर्पिता ने एक लंबी सांस ली और अपने पेट पर हाथ रख बोला, वेलकम बेबी, आपका हमारी लाइफ में वेलकम है। आपको कैसा लगा ये व्यू? अच्छा है ना? मम्मा और पापा दोनों ही आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी आपको हमारे पास आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मम्मा रोज आपसे ऐसे ही बातें करेगी। लव यू माय बेबी। इतना बोल अर्पिता ने अपने हाथ को पेट पर रख के चूम लिया। दूसरी तरफ आंचल अभी गहरी नींद में सोई थी। वहीं कोई था जिसकी नींदें आंचल की वजह से गायब थीं, जो पूरी रात आंचल के ख्यालों में अपने बेड पर लेटे हुए करवट बदलता रहा। ये शख्स था गौतम राठी, जिसकी उम्र 30 साल थी। उसने अभी तक शादी नहीं की थी, तो उसकी वजह थी आंचल। गौतम ने एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया था और लगातार केस सॉल्व करने और अपनी बहादुरी के दम पर वो आज इतनी कम उम्र में कमिश्नर की पोस्ट पर अपॉइंट हो गया था। यश और गौतम की स्कूलिंग साथ ही हुई थी। यश और गौतम बचपन से ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। गौतम आंचल से जब मिला था तब वो 13 साल की थी और गौतम 23 का। उन दोनों की उम्र में अच्छा खासा फर्क था, इसलिए गौतम कभी आंचल से या फिर यश से कोई बात नहीं कर पाया। गौतम पूरी रात सो नहीं पाया था, इसलिए वो अभी अपने गवर्नमेंट हाउस के रूम की बालकनी में खड़े होकर सिगरेट की कश ले रहा था। गौतम अपने आप से ही बोला, दिया भुला दिया था मैंने तुझे, ये सोच कि तू मेरे प्यार को मंजूर नहीं करेगी, लेकिन आज तूने अपनी एक झलक दिखा मेरे अंदर दबी उस चिंगारी को हवा दे दी, जिसे मैं कब से अपने सीने में दफन कर बैठे था। गौतम ने आंचल को आज कई सालों बाद देखा था और उसका वो रात की चांदनी में चमकता हुआ चेहरा देख गौतम तो मानो अपने होश ही भूल बैठा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ आंचल का ही चेहरा घूम रहा था। इधर महल में अर्पिता नहाकर नीचे हॉल में आई। उसके आते ही शीतल जी जो डाइनिंग टेबल पर सुबह के नाश्ते में बने गर्मा गर्म गोभी के और आलू के पराठे लगा रही थी, वो जल्दी से अर्पिता के पास गई और उसे अपने गले से लगा लिया। अर्पिता जानती थी कि इसकी वजह क्या है, इसलिए अर्पिता ने भी शीतल जी की पीठ पर अपने हाथ रख दिए। शीतल जी अर्पिता का हाथ पकड़ उसे डाइनिंग टेबल पर बैठते बैठाते हुए बोली, अर्पिता बेटा, तुमने आज मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई है। आज से तुम कुछ नहीं करोगी, किचन में तो बिल्कुल भी नहीं, अपने पैर नहीं रखोगी। और हाँ बेटा, एक बहुत ज़रूरी बात, शुरू के 3 महीने हर गर्भवती औरत के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इस समय तुम्हें अपना खास ध्यान रखना है। गलती से भी कोई भारी चीज़ नहीं उठानी है और ना ही कोई भाग-दौड़ का काम करना है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। अर्पिता शीतल जी की बात पर बस अपना सिर हाँ में हिला रही थी और उनकी हर बात को बड़े प्यार से सुन रही थी। तभी केतकी जी रसोई से बाहर आते हुए बोली, बस करो जीजी, अब आप ही सब कुछ बता देंगी या फिर मेरे लिए भी कुछ छोड़ेंगी? फिर केतकी जी भी अर्पिता के पास आकर उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा, देवी माँ तुम्हारी और हमारे होने वाले छोटे यश या फिर अर्पिता की रक्षा करे। तुम बस अपना ध्यान रखो और जो भी तुम्हारा खाने को मन करे वो हमें बता देना। वैसे क्या खाने का मन कर रहा है बेटा तुम्हारा? इस पर अर्पिता केतकी जी के हाथ पकड़ते हुए उसे चेयर पर बिठाते हुए बोली, काकी सा आप बैठिए और मासा आप भी, बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है। तभी बबीता अर्पिता के लिए पनीर कम मसाले वाला पराठा लेकर आते हुए बोली, मुझे प्रिशा ने बताया था कि तुम्हें सबसे ज्यादा पनीर पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पनीर का पराठा बनाकर लाई हूँ। बबीता ने ही शीतल और केतकी जी को अर्पिता की प्रेगनेंसी के बारे में बताया था और प्रिशा से बबीता ने रात में ही अर्पिता की पसंद के बारे में पूछ लिया था। तभी यश हॉल में आ गया
और अर्पिता के साथ की चेयर पर बैठ गया। जय और जगदीश जी और फिर प्रिशा और आंचल भी नीचे हॉल में आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और फिर सभी सुबह का नाश्ता करने लगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।